बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर सुनते हैं आप असम्बली में, नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ मैं, और क्रिटिसिज्म भी करते हैं हुकूमत पे और ख़ास तौर पे गिने चुने वज़रा पर। और आपकी जो तकरीरें होती हैं उसमें इतना जोश और वलवला होता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब की। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और मैं कहने में ऑन एयर मुझे कोई मुज़ायका नहीं है कि मैं इनका बड़ा मदाह भी हूँ। ठीक है जी। और कादिर पटेल साहब, आप कैसे हैं? बड़ी देर कर दी आपने, पूरे हमें लेट कर दिया हमारा शो। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर भाई। सर मैं इसके लिए इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। मुझे बस थोड़ा सा वक्त पे जैसे ही बताया गया मैं हाजिर हो गया और आप बुलाएं हम ना आए। मद्दा मैं भी हूँ आपका राना साहब। अच्छा चलें, ये मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो समझा ये वन साइडेड चल रहा है काम सारा। नहीं सर, ये दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। और है कैसे आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, मालिक का एहसान है एज यूजुअल, बहुत शुक्र है खुदा का। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा क्या बात है, आजकल बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर कर रहे हैं आप असेंबली में और बड़े फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है आपकी तकरीरों से, क्या मसाइल क्या है? राना साहब ये कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई मंसूबा है। अच्छा, बस जैसे हम हैं वैसे हैं। हाँ। अब जैसे को तैसा जवाब देने का वक्त आ ही गया है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने 1-1.5 साल इंतज़ार किया। हाँ। और हमने सोचा कि शायद रवैयों में तब्दीली आएगी, हुकूमत अपने आप को हुकूमत समझेगी, बेहतरी आएगी चीज़ों में, लेकिन उसका उलट निकला। उन्होंने शायद हमारी कमज़ोरी समझ लिया इस बात को, और शायद वो ये सोचने लगे कि बोलना सिर्फ उन्हें आता है, कारकर्दगी सिफर और बातें देखें तो आसमान और ज़मीन की कलाबें मिला रहे हैं। तो फिर जाहिर है जो हमारी सियासी तरबियत है उस तरह से बोले, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि ऐवान का माहौल जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह है, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है जब आपकी क़यादत पर बेदरेग जो है इल्ज़ामात लगाए जाएं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, मुदाखलत की जाए, तो फिर एक वर्कर, एक कारकुन की हैसियत से पूरा हक रखते हैं दिफा करने का, और इंशाल्लाह करते रहेंगे और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। चलिए, दैट्स वेरी गुड। कादिर पटेल साहब, इतनी देर क्यों की आपने? 1.5 साल, पौने 2 साल खामोशी क्यों इख्तियार की आपने? जिस कादिर पटेल को मैं जानता हूँ वो कादिर पटेल कभी पीछे हटा नहीं था, इतना सब्र नहीं था उसमें कभी भी। राना साहब आपने अपने तौर से दुरुस्त बात कही, लेकिन हमने हमेशा, क्योंकि हम बेसिकली एक बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक और लिबरल जमात हैं, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे को पूरा मौका मिले वक्त से पहले। अब उनकी फॉर्मेशन ही नहीं हुई थी अभी, या यहाँ से पकड़ दकड़ के वो वजीर बना रहे थे, कभी लगा रहे थे, कभी हटा रहे थे, रोज़ एक नया फैसला कर रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि इस आमेजिश से बनेगा क्या, लेकिन आखिर जब कुछ नहीं बना तो हमने ड्यू टाइम, जो हनीमून पीरियड उनका ओवर होने दिया, और उसके बाद हमने बोलना शुरू किया, और हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हैं उनके। अच्छा चले, थोड़ा सा मैं सियासत की तरफ तो आता रहूँगा, थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा गवर्नमेंट की तरफ। और गवर्नमेंट में ठीक है, आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं और आपका हक है, आप अपोजिशन में बैठे हुए आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है या मिड टर्म स्ट्रेटजी है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, और जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जो कैंची चप्पल पहन के जो वहाँ पे कारोबार करता है कराची में और करोड़ों का कारोबार करता है दिन में, वो ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, थोड़ी सी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन डोंट यू थिंक आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी? दो देयर आर 2 components मिसिंग, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, बट द गवर्नमेंट हैज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। डू यू एग्री विद मी और नो? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, देखें उसकी फर्स्ट तो आपने शॉर्ट टर्म खुद कहा और मिड टर्म भी आपने कह दिया, लॉन्ग टर्म भी नहीं। जब देखें शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म मिलकर ही लॉन्ग टर्म बनता है।
आप कैसे कह सकते हैं कि 4 साल आप हुकूमत लोगों को अजियत देती रहेगी, नफसियाती मरीज बना देगी, उनको फाकों पर मजबूर कर देगी, और 5वें साल का 6ठे महीना गुजरने के बाद शायद पौने 6-5 साल बाद ये हुकूमत डिलीवर कर देगी? ये एक खाम ख्याली है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका एक या दूसरे बजट पर रिलीफ आना शुरू हो जाता है, और बिलखुसूस इस हुकूमत का जो कि ये कहती रही कि हमारे आने के दूसरे दिन से चीजें तब्दील हो जाएंगी। वो 90 दिन आपको याद नहीं है जिसका गाना सुन सुन के हमारे कान पक गए थे कि 90 दिन में तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म तो इस गवर्नमेंट के पास कोई थी नहीं। अच्छा, सो यू थिंक उन्होंने तो पहले ही कहा था कि 90 दिन, तो अब कहां से आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? अच्छा, सो यू थिंक दूसरा जो आपने एक बात की कि कराची पे जी गो अहेड, जो कैची चप्पल पहनकर लाखों करोड़ों का काम करते हैं। देखिए राणा साहब, बात यह है कि 60-70 साल में सब ने अंडर इन्वेस्टिंग की है, कोई कौन कहता नहीं की, आज भी हो रही है, और किन किन इदारों की जानिब से हुई। तो एक दिन में आपने उस सब चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करें तो अपनी भी करें ना सर, अपने अपने इतने बड़े बड़े बनी गाला के महल, उनका भी तो बताएं। वो तो आप रेगुलराइज करा रहे हैं। आपका कोई चोर पकड़ा जाए तो जुर्माना लेके छोड़ दिया, चलो नायल करके छोड़ दिया, बेचारा छोड़ो जाने दो यार, कोई मसला नहीं है। दूसरों को आप जो है इंक्वायरी शुरू होने से पहले जेलों में डालते रहे। ये कहां की मतलब जो है वो तहजीब है, सकाफत है, कल्चर है? ये कौन सा मसला है? इनके आप नारे तकारीर उठा के देखिए, और मैंने असेंबली में भी ये कहा है कि हमें क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस हुकूमत की वीडियोस ही इस हुकूमत की कारकर्दगी का जवाब है। वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इन्होंने जो जो बातें की थी वो सारी चीजों की ढूंढ ढूंढ कर नफी की है। तो हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत क्या है? और वैसे भी हमारे को चेयरमैन साहब ने पहले दिन बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मांगे तांगे की हुकूमतें देखते हैं कितने दिन चलती है, और हमने चलने दिया। और अब भी हम नहीं चाहते कि इनको धड़ाम से गिरा दिया जाए, ये खुद गिर पड़ेंगे, इनको धक्का देने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, जो नेचुरली वजूद में नहीं आती, जिनको जोड़ तोड़ करके खड़ा किया जाता है, वो कभी भी मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी रहती, वो धड़ाम से गिरती हैं। और आप देखें कि अब ईंटें गिरना शुरू हो गई हैं। खुद उनके अराकीन, मैं पिछले दिनों इंटरव्यू देख रहा था, इनके सिटिंग एमएनए बड़े मोतबर है मेरे लिए, और बड़ी बुर्दबार शख्सियत है नजीब हारून साहब। उनका इंटरव्यू आप देखें, वो हमसे भी ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। वो तो हुकूमती बेंच पर बैठे हैं, उन्हीं के एमएनए, उन्हीं की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, और भी तकारीर में आपको गिनवा सकता हूं दर्जनों, जो इन्हीं के नुमाइंदों ने, इन्हीं के मेंबरान ने हुकूमत के खिलाफ वो शदीद तनकीद की कि जो शायद अभी तक हमने नहीं की। तो अंदर से तो सब कुछ खोखला हो चुका है, बाहर का दिखावा है, कभी भैंस, कभी बकरी, कभी अंडा, कभी कट्टा, ये चल रहा है। अच्छा, क्या हालात क्या है सिंध में? कैसे हालात है आपकी हुकूमत सिंध में बनिस्बत तीनों सूबों के? जी बोलिए। अब देखिए, वफाक के अदम ताउन के बाद, वफाक के अदम ताउन में बात जोर देकर कहूँगा, एनएफसी अवार्ड के मसाइल अपनी जगह, हमारे अफसरान आईजी तक को चेंज करने में आप देखें कितना टाइम लग गया एक सूबे को। वफाक ने अभी तक बजट पैसे रोके रखे हैं और हर चीज़ में मुदाखलत हो रही है। उन सारी चीज़ों को देखें तो उसके बावजूद इन तीनों सूबों का तकाबुली जायज़ा लें सिंध से, तो सिंध में हेल्थ के हिसाब से और 9 प्रोजेक्ट तो कराची में, शहर में मेगा प्रोजेक्ट पिछले 2 माह में इफ्तिताह हुए हैं, हमारे चेयरमैन ने किए हैं। हम तो NICVD का एक नेटवर्क पूरा सिंध में बिक चुका है। हमारे पास साइबर नाइफ की जो है सलाहियत मौजूद है JPMC में, और पूरे मुल्क से, मेरे साथ अगर कोई चले और आप देखते होंगे, पूरे मुल्क से यहाँ लोग आकर इलाज करा रहे हैं। 5000 अब मुफ्त दिल के ऑपरेशन NICVD जिना में होते हैं, सिर्फ जो है वो नदीम रजा साहब जो वो करते हैं। फिर अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन गम्बट में उसका इफ्तिताह हो गया है। तो और अब हम वैक्सीन जिसका हमें ताना दिया जाता था, जो कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट मंगाती थी कुत्ते के काटने की, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट हमें नहीं मंगाने दे रही थी, खुद मंगाकर बांट नहीं रही थी, और ताने पे ताने दी जा रहे थे कि हालांकि कुत्ते के काटने के केसेस पूरे पंजाब, रहीम यार खान, जंग वगैरह सब में हुए हैं, और कुत्ता हर जगह आदमी को काटता है, कुत्ते का काम ही काटना है। लेकिन ये है कि इल्जाम चलो सिंध पे था कि, तो बहरहाल उसकी वैक्सीन भी अब हमने खुद बनानी शुरू कर दी है। अच्छा, तो बनिस्बत दूसरे सूबों के तकाबुली जायजा अगर लें, वफाक के अदम ताउन के बाद सिंध की कारकर्दगी बहुत ज्यादा बेहतर है।
अच्छा मुझे एक और बात दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीआरटी है, उसका क़यामत को हिसाब होगा। उसको क़यामत को हिसाब होगा। अच्छा मुझे एक बात समझाइए, देखें आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपने बजट्स हैं, डेवलपमेंट बजट्स, वो रोक दिए। अब डेवलपमेंट बजट्स का एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू ये है कि आज का नहीं है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं सिंध में वो कागज़ों में तो मौजूद होते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं होते। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त जो डेवलपमेंट बजट है उसको 50% कट डाउन कर दिया है। सो दो चीज़ें, इस पर मैं आपका जवाब ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जो कागज़ों में प्रोजेक्ट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के और ज़मीन पर नहीं है, उस पर अगर आप अपनी इनपुट दे दें मुझे, तो वो मैं फिर आगे चलूँगा। एक भी वफाक का मुझे ऐसा मंसूबा बताएं जो उसने थ्रू सिंध गवर्नमेंट किया हो और वो कागज़ पे हुआ हो और ज़मीन पर मौजूद। और सिंध गवर्नमेंट के नंबर 2, आपने सिंध गवर्नमेंट के तो अपने सारे मौजूद हैं, जो जो उसने अपनी वसाइल से शुरू किए हैं वो सब मौजूद हैं, और बाकी बहुत सारे पाइपलाइन में ही हैं। लेकिन अगर वफाक सिंध को उसका ड्यू शेयर नहीं देगा तो सिंध मतलब कैसे सरवाइव करेगा, जबकि आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू, ऑलमोस्ट मोर देन 50%, 60% रेवेन्यू तो सिंध देता है, लेकिन आप हर मसले में उसके साथ ज्यादती करते हैं। सर्विस कमीशन देख लें, एनएफसी देख लें, हर चीज देख लें, वाटर अकॉर्ड देख लें, सारी चीजें देख लें, आप ज्यादती पर ज्यादती किए जा रहे हैं, एहसास से महरूमी पैदा किए जा रहे हैं, और उसके बाद आप तनकीद भी करते हैं। तो अब थर आप देख लें, थर इज अ मॉडल। एक जमाने में खान साहब कहते थे कोयला जो है ना वो फजा में आलूदगी का बायस बनता है, फिर इन्हीं खान साहब का मैंने बयान देखा कि कोल इज अ गेम चेंजर। अब मैं क्या बात कहूँ आपको, फिर वही कहता हूँ कि पुरानी वीडियो और नई वीडियो दिखा दिया करें इनको। बाकी सिंध गवर्नमेंट के अपने मंसूबे, हमारे अभी जो कोरंगी के फ्लाईओवर इफ्तिताह हुए और शहीद मिलत कॉरिडोर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है, तो कराची में हमारी तरफ से तो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अब महदूद वसाइल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो जाहिर है उसका असर तो आएगा। वफाक ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है सिंध के मामले में, तो खैर दो फ्लाईओवर बन जाना कराची में, या दो सड़कें बड़ी बन जाना जिससे ट्रैफिक का फ्लो अच्छा हो जाए, डू यू थिंक कि ये बहुत अच्छी कोई लिस्ट है, चेक लिस्ट है, जिससे मतलब कि हुकूमत को, सिंध की हुकूमत को एक कोई क्रेडिट मिलना चाहिए? What about, there are so many other things. What about the garbage? एक बेसिक चीज है garbage. What about garbage? What about clean water? अच्छी बात की आपने राणा साहब। देखिए, ये मैंने आपको बतौर सिंबल 2-4 चीज़ें बताई थी। ये जो सड़कें नहीं हैं, ये बहुत बड़े फ्लाईओवर्स हैं। आप जाएंगे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामूली सड़कें नहीं हैं, अरबों के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिंबॉलिक बताए थे कि ये हुए हैं, इसके अलावा और हज़ारों काम हुए होंगे। बाकी रह गए आपने कहा कि पानी का मसला और गार्बेज। अब देखिए, वफाक में इत्तेहादिया है, MQM, हमें एहतराम है उनके लिए। अब ये मसला तो उनका भी है, और बहुत सारी DMCs कराची की 6 में से 4 उनके पास हैं। एक जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है 2, और 6 उनके पास हैं, और उनमें भी वो PTI उनकी इत्तेहादी है। जैसे कि मेरी अपनी DMC जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है वेस्ट, उसमें चेयरमैन PTI का है, चेयरमैन MQM का है, और वाइस चेयरमैन PTI का है। तो जो बुनियादी ये मसाइल हैं, छोटे मोटे पानी के, नलके के, गटर के, स्ट्रीट लाइट के, ये प्रिटेंड करते हैं DMC से, और गवर्नमेंट हमेशा हर 3 माह बाद या जो भी उनका पीरियड है उसमें उसको वो शेयर दे देती है, पैसे दे देती है। अब वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, UC नाज़मीन से लेके नायब नाज़मीन, तो फिर ये उन पर जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट का काम है उनको फीड करना, और वो बर वक्त कर दिया जाता है। कादिर पटेल साहब, ब्रेक लूंगा एक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। सवाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब, ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ही इन कमांड रहेंगे, ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स इन द डेज टू कम, सामने आके बिहाइंड द सीन, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं, या आसफा भुट्टो जरदारी साहबा सामने आएंगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कादिर पटेल साहब मेरे साथ मौजूद है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे पूछा था जनाब कि आसिफ अली जरदारी साहब फ्रंट फुट पे खेलते रहेंगे जैसे खेल रहे हैं, या पीछे बैठ के खेलते रहेंगे, और इसी तरह बिलावल साहब
जिस तरह अभी चल रहे हैं इसी तरह चलते रहेंगे, या एक नई एंट्री आएगी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की? जी कादिर पटेल साहब, क्या कहते हैं आप? मुबश्शिर भाई, देखिए आपके जो सवाल हैं वो तकरीबन मेरे लिए उसका जवाब जो है वो एक ही बनता है। अच्छा। अब आसिफ अली जरदारी साहब की रहनुमाई अगर हासिल ना की जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि वो एक इंतहाई कोनामश्क और आजमुदा कार सियासतदान है। उन्होंने अपनी इस सियासी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की और उससे उन्होंने जो कुछ सीखा, फिर रिकन्सिलिएशन की उनकी जो पॉलिसी रही, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, तमाम जमातों से बात करने की, वो एक मिसाली रही। तो हम तो क्या, पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियां जो उनसे बुग़्ज़ ना रखती हों, अदावत ना रखती हों, तो उन तमाम के कायदीन भी उनसे वक्तन फ़वक्तन मशावरत करते रहते हैं। लेकिन रही बात बिलावल भुट्टो साहब की, तो वो हमारे चेयरमैन है, जाहिर है वो इज़ अ पार्टी चेयरमैन, फ्रंट पे वही रहेंगे। उनका एक विजन है, वो एनर्जेटिक है माशाल्लाह, उनमें वो बहुत सारी सलाहियतें मौजूद है जो उनकी शहीद माँ में थी, वालदा में थी, तो वो हमेशा फ्रंट पे रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तजुर्बा से फ़ायदा उठाना आसिफ अली जरदारी साहब के, और उनकी राय लेना और उनकी मतलब जो है गाइडेंस में काम करना, ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती है। जब हम भी अपने, आप और मैं भी किसी बड़े मसले में फंस जाते हैं, तो हम भी अपने बड़ों से, घर वालों से और अपने जो हमारे आसपास उम्र रसीदा या तजुर्बेकार लोग होते हैं उनसे उसमें मशवरा करते हैं। रही बात बीबी आसफा की, तो वो बिलावल साहब के बाद उन्होंने पार्टी में अपनी एक्टिविटीज़ जिस तरह शुरू की हैं, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और मिलनसार, और वो तो खैर सभी हैं, लेकिन उनका अपना एक चार्म है, अपनी एक माशाल्लाह पर्सनैलिटी है। तो वो सारे मिलकर ही हमारी क़यादत करते हैं। लेकिन चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं, और मशावरत की तरफ अगर हम जाते हैं किसी बड़े फैसले की तरफ, तो दूसरी जमातें जब जरदारी साहब से मशावरत करती है, तो वो तो हमारी जमात के को चेयरमैन हैं, और आसफा बीबी भी अपनी जगह मौजूद हैं, और वो भी अभी पूरी तरह सियासत में कदम रख देंगी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि सब लोग मिल के ये ना कर सके, बल्कि बेहतर हो जाएगा ये आम इससे। अच्छा, आपके ख्याल में आपने कहा कि पूरी तरह कदम रख देंगी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा सियासत में, कब तक? सर ये तो वो तो उन्होंने तो अपना शुरू कर दिया है काम। जी आई नो दैट, मीडिया या मीडिया के वजह से, जी आई नो दैट कादिर भाई, आई नो दैट। लेकिन पॉइंट इज कि फुल फ्लेज तरीके से इज देयर गोइंग टू बी अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, या स्लोली ग्रेजुअली उनको सामने लाया जाएगा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा को? स्लोली ग्रेजुअली वो आ रही हैं। और आपको अगर याद हो कि नैब की ये जो बेकार के खतूत होते हैं बिलावल साहब के लिए, उस उम्र के केसेस के, जब वो 1 साल के थे या 7 साल के थे, तो जब वो अब लास्ट टाइम नैब पर पेश होने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई गिरफ्तार किया जाता है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती है, तो आसफा जो है वो मेरी आवाज़ बनेंगी। तो वो शीज़ ग्रेजुअली तो वो आ रही हैं। लेकिन जैसे ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ ख़त्म होगी इस वक्त जो पाकिस्तान में राइज है, तो फिर जो भी नेक्स्ट तब्दीली होगी, इंशाल्लाह ताला आसफा भी उसका हिस्सा होंगी। लाइक व्हाट? थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे आप? जो आपने कहा तब्दीली अगर आ जाएगी, मतलब तो जब भी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट सेटअप है ये अगर नहीं रहेगा, तो देन आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा विल लाइक स्टेप इन प्रॉपरली? मेरा ज्यादा इशारा न्यू इलेक्शन की जानिब है। न्यू इलेक्शन की जानिब है। आप ये कह रहे हैं कि न्यू इलेक्शन जब भी होंगे, जब भी फ्रेश इलेक्शन होंगे, उसमें आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी? ये मेरा पूरी तरह से मतलब यकीन है, ये मेरा गैस है जिस तरह से वो चल रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझाएं, एक बड़ा अजीब सी बात है वैसे, लेकिन देन अगेन वाई सो इतना टफ डिसीजन क्यों लेना पड़ता है, इतना रोक के, इतना क्या मसला क्या है? मतलब एक आईजी जो है, अगर सिंध में चेंज करना हो तो एक अजाब पड़ जाता है, ठीक है, और यही आईजी अगर चेंज करने हो पंजाब में, तो मेरे ख्याल में पता भी नहीं चलता किसी को आईजी चेंज भी हुआ है कि नहीं हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा में हो या किसी और सूबे में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोगों का क्या इशू है, और आपके चीफ मिनिस्टर साहब क्यों इतना उस पर फिर जोर देना शुरू कर देते हैं? क्या, व्हाट आर द इश्यूज? पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों इतनी रिलक्टेंट होती है आईजी चेंज करने में, नंबर 1। नंबर 2,
फेडरल और चीफ मिनिस्टर साहब को जंप इन क्यों करना पड़ता है कि जनाब आईजी चेंज करके दें और फौरन करके दें? क्या आईजी आपकी बात नहीं सुनता, या आईजी आपके अहकामात जो होते हैं जो चीफ मिनिस्टर हाउस से जाते हैं उन पे अमल दरामद नहीं करते, या व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? ये हमेशा होता है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, हमेशा होता है। व्हाट इज द कोर इशू? कोई एक वो अंदर की होती है ना बात, वो जरा समझा दे। देखिए मुबशर भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर, वो अपनी टीम के साथ काम करता है और आईजी उस टीम का बहुत अहम खिलाड़ी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, मुख्तलिफ ओहदों के लोग होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई भी सीएम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता या वो उसकी टीम में उस तरह से टीम वर्क में हिस्सा नहीं ले रहा जिस तरह के वो चाहते हैं, तो वो बदल दिए जाते हैं। आपने खुद भी फरमाया, पंजाब में 5 आईजी तब्दील हुए, केपीके में 4 हुए, चीफ सेक्रेटरी 2-3 तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अगर हम कह रहे थे कि जी ये आईजी हमसे ले ले, हमें कोई अपना आईजी दे दे, मतलब 5-8 नाम दिए, हमने पुलिस वालों के ही नाम दिए, कोई आम चलते फिरते, मेरा आपका नाम नहीं था उसमें, 21-22 ग्रेड के पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन वफाक ये सोच लेता है कि जी अब क्योंकि ये चेंज करना चाह रहे हैं तो हम नहीं करें ताकि ये मुश्किल में रहें, परेशानी में रहें। अब देखिए ये टीम वर्क को डिस्टर्ब करने वाली बात होती है। आप बैक ऑफ माइंड में आपके ये होता है कि इनका टीम वर्क मुतासिर हो, ये काम ना कर पाए ताकि आपकी नाकामियां छुपी रहें और ये भी किसी तरह नाकाम हो। तो ये इस तरह से नहीं चलाया जाता, सूबों को अपने साथ मिलाकर चलाया जाता है। और आपने दूसरा सवाल ये था कि आईजी को क्या मसला होता है। देखिए आईजी के डे टू डे अफेयर होते हैं उनके, आईजी से, चीफ मिनिस्टर के डे टू डे, चीफ सेक्रेटरी से, चीफ आईजी से, होम सेक्रेटरी से डे टू डे अफेयर पे होती है। लेकिन अगर वो उनके मुताबिक जो है वो पूरा नहीं उतर रहे उस मयार पे या उनकी तवक्कुआत पे, और फिर मौजूदा आईजी साहब तो मीडिया तक भी चले गए थे कि जी मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। अब वो मीडिया पर्सन बनने की कोशिश भी कर रहे थे अपनी हुकूमत के खिलाफ जहां पर वो काम कर रहे थे। तो फिर आप सोचें क्या ये अच्छी बात है, क्या ये ठीक बात है? तो मैं नहीं समझता इस तरह से होता है। नहीं, लेकिन क्या होता क्यों है ऐसे? मतलब हर थोड़े अरसे बाद यहाँ पे ज़्यादा इसको हवा क्यों मिलती है इस इशू को? मैं, आपने खुद इसका जिक्र किया, मैं भी इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि पंजाब में 5 आईजी चेंज हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वहाँ पे एक आईजी चेंज कराना हो तो चीफ मिनिस्टर को खुद जंप इन करना पड़ता है सारे इशू में। What is the issue? क्या ट्रस्ट डेफिसिट है between the federal government and the सिंध गवर्नमेंट? there is a trust deficit, या चीफ मिनिस्टर साहब लेने नहीं जाते प्राइम मिनिस्टर साहब को एयरपोर्ट पे, या उनको उस तरीके से अगर कोई मीटिंग्स होती है बुलाया जाता है तो चीफ मिनिस्टर साहब रिलक्टेंट होते हैं, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे सिंध में, ये वजह है? what exactly is there? what is wrong and where? सर हमने पहले दिन से कहा था कि ठीक है, वफाक में पीटीआई ने हुकूमत बना ली, सिंध में भारी अक्सरियत है पीपल्स पार्टी की, आप वफाक की हुकूमत चलाएं, हम सिंध की हुकूमत चलाएंगे आपसे, और हम बिल्कुल बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामी मामलात बराबर चलते रहेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर को बाज नहीं बल्कि बहुत सारे मकामात पर नज़रअंदाज किया गया सिंध के चीफ मिनिस्टर को, लेकिन उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हमेशा जाते रहे उनको लेने। लेकिन जब भी प्राइम मिनिस्टर आए तो वो गवर्नर हाउस आए, और वो आप उनके दौरे देख रहे होंगे, उन्होंने हार्डली एक आध मीटिंग सीएम से की होगी, वरना वो गवर्नर हाउस रुकते हैं, अपोजिशन से मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। वो ये तासुर ही नहीं देना चाहते जो कि उनको देना चाहिए कि वो सिंध के भी वजीर आजम हैं। हम तो कहते हैं आप हमारे वजीर आजम हैं, आप आएँ हमसे मिले, हमारे आईजी को बुलाएं, हमारे सीएम हाउस में हम आपका डिनर रखवाते हैं, उसमें आएँ, अक्सरियती पार्टी की भी राय लें, उनकी भी बात सुने। लेकिन पता नहीं क्यों वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो ये चाहते हैं कि शायद ये कहीं किसी तरह तहलील हो जाए या ख़त्म हो जाए। और माजी में उनके लोग ये बातें भी करते रहे, गवर्नर राज, ये राज, वो राज, कानून कोई पड़ा वड़ा नहीं होता, बेकार में हाँक रहे होते हैं, इतना आसान है कोई
तो मतलब ये एक हवा बना दिया जाता है, ये बात नहीं होती। ये तो एक लेटर जाता है कि जी फला आदमी को चेंज कर दें, उनको चुपचाप चेंज कर देना चाहिए। अब वो उसको इशू बना के खड़े हो जाते हैं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने क्यों कहा कि आईजी मुझे चेंज करना है, अब ये नहीं होगा। और आईजी से फिर वजीर आजम मुलाकात करते हैं और आईजी साहब अपना डंडा भी उनकी टेबल पर रख के बैठे हुए हैं। अब अंदाजा कर लें आप, वो जो है, मैं तो हंसी आ रही थी मुझे कि उनकी स्टिक भी जो है वो सीएम के पीएम के सामने रखी हुई थी। बहरहाल अब तजुर्बे की कमी है, क्या कहें, बुग़्ज़ में सब कुछ चल जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो एक मामूली से खत पे हो जाना चाहिए था। जैसे कि आपने, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो कि नहीं करना चाहिए, 7, 8, 10 आईजी फड़का दिए केपीके और पंजाब में, तो ये तो रूटीन के मसले होते हैं कि जो परफॉर्म नहीं करे उसको हटा दिया जाता है, किसी को उसको लगा दिया जाता है। तो इसी तरह ही चीजें चलती है ना सर। सो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट हुआ ना फेडरल गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। मैं ट्रस्ट डेफिसिट से थोड़ा सा इसको अल्फाज को जो है वो तब्दील करूंगा। ट्रस्ट हमारा पूरा है, हमारा ट्रस्ट है, इसीलिए हम नहीं असेंबलीज में भी हैं। कादर भाई एक मिनट, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका ट्रस्ट डेफिसिट है टुवर्ड्स द सिंध गवर्नमेंट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली हमारी तरफ से मैंने आपको क्लियरली कहा कि हमने पहले दिन से अपने पूरे ताउन का बिल्कुल यकीन दिलाया था। लेकिन अभी अगर फेडरल गवर्नमेंट का ट्रस्ट डेफिसिट है तो वो फिर शायद अल्लाह ही दूर करे, और ये करना पड़ेगा। देखें 5 साल नवाज शरीफ भी हुकूमत में रहे, तो वो वजीर आजम थे और यहाँ हमारे सिंध में हुकूमत थी, तो ऐसी कोई सीरियस बात सामने नहीं आई। छोटी मोटी बातें आई, वो रिजॉल्व हो गई, क्योंकि मुल्क चलाना है, आफ्टर ऑल मुल्क है तो हम हैं, और मुल्क सूबों से बना हुआ है। तो पाकिस्तान जो है उसके 4 सूबे हैं, आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। लिहाजा पता नहीं क्यों इस तरह से जो है ना वो सिंध के मसले को लेकर जो अना का मसला बनाया जाता है, और इस अना के मसले की वजह से फिर सारे मसले बनते हैं। अच्छा कादिर भाई, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले फिर दोबारा 1-2 सवालात छोड़े जा रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी और आपके लिए भी। कल को अगर इसलिए कह रहा हूँ, कोर्ट्स में अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मूव होती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आप लोग यानी कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रायोरिटी नो कॉन्फिडेंस मूव होगी या फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नंबर 2। और नंबर 3 एक और चीज भी साथ छोड़े जाता हूं, जो तकरीर हुई पिछले दिनों नेशनल असेंबली में फ्लोर पे, और उसका जो जवाब आपने दिया उस पर भी जरा बात करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कादिर पटेल साहब, सवाल वही है जो ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने रखा था। नो कॉन्फिडेंस मूव, फ्रेश इलेक्शंस, क्या आप प्रेफर करेंगे, क्या होना चाहिए? मैं मुबशर भाई, देखें हमारी पार्टी के जो सोच है, जाहिर है उसका जो फैसला होगा वो तो क़यादत ही करेगी, लेकिन जो सोच पाई जाती है हमारे दरमियान वो ये है कि क्योंकि इस इलेक्शन पर बहुत सारे सवालात उठे और उठ रहे हैं, ना सिर्फ हमने उठाए, मुल्क के तमाम हिस्सों से, गली कूचों से, हर जगह से जो आवाज़ें आपको आईं वो आप खुद जानते हैं। इस इलेक्शन पर किसी को भरोसा नहीं रहा। लिहाजा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो अवामी उमंगों के मुताबिक जब चुने जाएंगे लोग, तो फिर लोग उनके बैक पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा मसला इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो अवाम का हुकूमत पर ट्रस्ट डेफिसिट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो ये वजह है कि इसलिए कि उन्होंने वोट किसी को दिया था, जीता कोई है। तो बहुत सारी जगहों पर ये हुआ है, और ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके सामने, और सारी दुनिया ने उसको माना है। तो जब लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे खुद चुनेंगे, उसके फिर वो अपनी हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं, और जब हुकूमतों के साथ लोग खड़े होते हैं तो वो हुकूमतें चलती भी और मुल्क तरक्की करता है। तो नो कॉन्फिडेंस मैं नहीं समझता कि किसी मसले का हल होगी। हम तो चाहेंगे कि एक फ्री एंड फेयर, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराया जाए, और उसके ज़रिए जो एक हकीकी मानों में जो हुकूमत उभर कर सामने आए, वो चाहे किसी की भी हो, तो फिर वो मसाइल को बेहतर तौर पे हल कर सकती है। मेरे नज़र में नो कॉन्फिडेंस जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं फौरी तौर पर फैसला कर सकूं या आपको बता सकूं कि जी हम नो कॉन्फिडेंस चाहते हैं या इलेक्शन चाहते हैं। बहरहाल ये ऐलान पार्टी ने करना होगा। अच्छा, यहाँ पे उसके
जी जी बोलिए बोलिए। एक जुमला अगर जी जी बोलिए। देखिए मैं जो हालात देख रहा हूं जी, मैं शुक्रिया मुबशर साहब, मैं जो हालात देख रहा हूं वो आपको इलेक्शन तक ले जाएंगे। ये जो लोगों में बेचैनी है, जो हर तबका हैरान और परेशान है, यानी फकीर भी बद्दुआ दे रहा है, अमीर भी बद्दुआ दे रहा है, गरीब भी बद्दुआ दे रहा है, मैंने ऐसे कभी पहले नहीं देखा। और अगर ये कोई लीडरलेस तहरीक चल गई तो खुदा ना खास्ता अनारकी ना फैल जाए, क्योंकि लीडरलेस तहरीकें बड़ी खतरनाक होती हैं। तो इसीलिए पार्टी चेयरमैन हमारे उन्होंने कहा भी है और वो किसी तहरीक की तरफ जा रहे हैं ताकि ये जो तहरीक है, लोगों का गम और गुस्सा है, इसकी तर्जुमानी हो सके और इसमें लीडरशिप के जरिए ये तहरीक चले, क्योंकि हमें अपना वतन और अपना मुल्क और उसकी सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ है और हमारी लीडरशिप ने इसके लिए जान की कुर्बानी दी है। ये बड़ा, जी आप अपने अगले सवाल की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि तहरीकें अगर लीडर के बगैर चलाई जाएं तो वो बड़ा एक केओस बन जाता है और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है किसी भी मुल्क में। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक ना तो इस वक्त नून लीग हुकूमत देना चाहती है, ना पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत लेना चाहती है। और दोनों पार्टीज जो बड़ी पार्टीज हैं, एक आपकी पार्टी होगी, एक नून लीग होगी, वो दोनों इनकारी हैं कि जनाब हम हुकूमत नहीं करना चाहते। वो चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब जो है जितनी हुकूमत कर सकते हैं या फॉर दैट मैटर अपना टेन्योर भी पूरा कर सकते हैं तो वो टेन्योर पूरा करें। सो उस सिचुएशन में आप फ्रेश इलेक्शंस की बात करते हुए मेरे ख्याल में वो बात बनती नहीं है। क्या ख्याल है आपका? मुबशर भाई, मैं एक चीज़ में सिर्फ आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा कि हम ये नहीं चाहते कि ये मज़ीद पाकिस्तानियों की हालत और ज़्यादा ख़राब होती रहे। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाएं। अच्छा, क्योंकि अगर इस तरह नहीं हुआ तो जो हम नोज डाउन जिस तरह से डाइव हमने लगा रखी है आसमान से, चाहे आप किसी भी शोबे में देख लें, मईशत में बेशुमार आपके सामने चीज़ें हैं, तो जिस तरह हर चीज़ की हालत बद से बदतर और अब होती जा रही है, ये ज्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम। और आज अगर कोई हुकूमत लेने से कतरा रहा है तो हो सकता है 5 साल बाद पाकिस्तान में कोई आदमी तैयार ही ना हो कि जी मैं ये हुकूमत चलाऊंगा। देखें इस तरह ये कर्जे ले लेके और फिर जो है लोगों को जो है बात करे कोई तो उसको नैब में बंद करा के और फिर इतनी महंगाई करके, और ये तो कोई भी हुकूमत में ये भी कह चुका हूँ असेंबली में, तो ये तो कोई चने छोले वाला भी ये हुकूमत चला लेगा। हुकूमतें विजन से चलती हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से चलती हैं, मैनिफेस्टो से चलती हैं। ये बिल्कुल किसी तरह की कोई हुकूमत नहीं है, ये एक मलगूबा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो बहरहाल इसको हम ज़्यादा नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू हो, क्योंकि अवाम के और मुल्क के इंटरेस्ट में ये नहीं है। कादिर साहब, आपके दौरे हुकूमत में और उसके बाद जो दूसरा दौरे हुकूमत आया जो नून लीग का था, उसमें रुथलेस किस्म की बोरोइंग हुई, कर्जे लिए गए और अनयूजुअल इंटरेस्ट रेट्स पर कर्जे लिए गए, और उसकी जो जिस तरीके से उनको वापस करना था वो भी नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कड़वे फैसले या बिटर फैसले जो थे वो पीटीआई की हुकूमत ने किए, और जो आप लोगों की हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की हुकूमत करने से कतराती रही। सो अगर ये फैसले किए हैं और ये पीटीआई की हुकूमत ने किए हैं, तो आपके ख्याल में लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो गई, कम से कम कर्जे जो आप उस पे तरफ जाएंगे कि जनाब इन लोगों ने यानी कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए, वो एक डिफरेंट बहस शुरू हो जाएगी। वो ठीक है आपकी जगह, वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन जो रुथलेस बोरोइंग हुई वो ओवरनाइट आपके ख्याल में ये 18 महीने में ठीक हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ ही एक मैं और सवाल भी आपको करता चलूँ, आप दोनों के इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा ताकि मैं आपको इंटरप्ट ना करूँ। इतनी सख्ती क्यों आपने बरत दी एक फेडरल मिनिस्टर पे फ्लोर ऑफ द हाउस में? जी जनाब अली, देखें पहली बात तो ये है कि आपने अपनी खुद ही बात में मेरी पहली बात का जवाब दिया। कोई रूथलेस हमारे ज़माने में बोरोइंग नहीं हुई। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है, और इसलिए भी नहीं करता कि अक्सर ये गलत बताए जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है। इस हुकूमत ने जो है वो 1200 अरब डॉलर कर्जा लिया है अभी तक, ठीक है,
और ये गुज़िश्ता कोई 30 साल में जाके रिकॉर्ड बनता है कि इतना लिया गया। लेकिन अगर ये हुकूमत संभालते ही ये फौरन अपना एक प्लान बनाते और बोरोइंग का, और उस वक्त कंडीशंस इनके फेवर में होती। आप कहते हैं रूथलेस कर्जे इन्होंने लिए हैं। पीपल्स पार्टी की और नून की हुकूमतों के जो IMF से मुआहदे हैं वो मुआहदे आप उठाएं और इनके मुआहदे आप उठाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने पहले कर्जे पे साइन किया था और इनके मुआहदों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने हाथ काट कर उनको दे दिए थे। अब तो वो आपने देखे ना, स्टेट बैंक को फ्री कर दिया आपने, नेप्रा पेपरा ये जितने भी इदारे हैं जो पेट्रोलियम वाले हैं, ये इसकी कीमतें फिक्स करते हैं, जो डॉलर की कीमतों को आपने खुला छोड़ दिया। तो ये क्या था? ये तो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था और ये मिस्र में आप ये तजुर्बा कर चुके हैं और मेरे ख्याल में मौसूफ हैं भी वही, जो आप देख लें वहां मिस्र में 200 रुपए का डॉलर है। तो कहने का मकसद ये कि इनकी गलत पॉलिसियां थी और जितना कर्जा इन्होंने लिया और जितने कर्जे तले अब हम आ चुके हैं वो पहले कभी भी नहीं था। और यही खान साहब वो बार बार नहीं कहते थे पाकिस्तानियों तुम्हें पता है तुम इतने बड़े 1,20,000 के कर्जदार हो, आज हम इनके 18 माह में 16 माह में 1,80,000 के कर्जदार हो गए। उसमें एक बेचारा डेरन समी का भी इजाफा हो गया, वो भी उसको भी शरीयत मिली तो वो भी साथ साथ 1,80,000 उसमें भी ड्यू हो गए। ये तो मेरे पहली बात का जवाब था कि रूथलेस मुआहदे इन्होंने किए हैं। हमारे जमाने में हमने अपने फेवर में यानी जितना भी हो सकता था खींच तान कर अपने मुल्क के फेवर में वो फैसले या वो मुआहदे किए। लेकिन जबकि इस बार जो मुआहदे हुए हैं वो तो पूरी IMF की टीम ही दे दी उन्होंने कि IMF ने पाकिस्तान में खुद आकर बैठ गई, वजारत खजाना की सूरत में, स्टेट बैंक की सूरत में, और दूसरी जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज है उनकी जो सरबराह मुकर्रर हो गए वो सारे उन्होंने लगा दिया IMF वालों ने। तो आपने पूरे मुल्क की जो है वो एक बहुत बड़ी जो एक समझ लें कि उसको चलाने वाली मशीनरी है वो IMF के हवाले कर दी, वरना तो हम IMF से मुआहदे किया करते थे। नंबर दूसरी बात कि आपने कहा कि मैंने एक फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ, देखें मुबशर भाई मेरे मिजाज में भी ये नहीं और आप मुझे जानते भी हैं, लेकिन अगर बार बार मेरी क़यादत पे कोई अपने कद का ख्याल किए बगैर नाजेबा अल्फाज के साथ बड़े बड़े हमले करेगा तो उसको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो लड़ना भी जानता है, मरना भी जानता है, फांसी पे चढ़ना भी जानता है, कोड़े खाना भी जानता है, जेल जाना भी जानता है। ये कोई बर्गर पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लिहाजा 16-17 माह की वो एक ही कैसेट जो लगी हुई थी, वो एक ही रिकॉर्ड बज रहा था, वो तेज तेज आवाज में चीखते चिल्लाते हुए, और जिस तरह हमारे क़यादत के लिए जो तौहीन-आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए जाते थे वो उसका एक जवाब था, एक ट्रेलर था। मैं भी आपसे कह रहा हूं वो एक ट्रेलर था कि जी बात करना हमें भी आती है, खुदारा ऐवान का माहौल खराब ना करें। मैं आज भी कहता हूं कि मैं उस चीज को अच्छा नहीं समझता, मैं रिग्रेट करता हूं, लेकिन हो अगर वो करेंगे इस तरह तो हम कभी कभी खुद मजबूर भी हो जाते हैं। हुकूमत में वो है, माहौल उन्हें बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पे तो ये देखा गया अपोजिशन अल्लाह गुल्ला करती है, लेकिन ये पहली बार है कि ये हुकूमत अभी तक कंटेनर से नहीं उतरी। इनका जो वजीर खड़ा होता है वो ऐसी बातें करता है कि ऐसा लगता है कि किसी चौक चौराहे पर या कंटेनर पर जो है वो जज्बाती तकरीर कर रहा हो, जबकि वजीरों के लहजे रवैये जो हैं वो इस तरह नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, वो दूसरे को आखिरी करने की कोशिश करते हैं। आखिरी मिनट रह गया मेरे पास, एक चीज समझाइए। आपने कहा जी जो आपने नेशनल असेंबली में किया, एक फेडरल मिनिस्टर के जवाब जो दिया आपने, जिसने आपकी क़यादत खिलाफ बात की, वो एक ट्रेलर था। फिल्म कब देखेंगे हम? सर अगर उनकी तरफ से दोबारा अगर इस तरह से फिर हमले हुए तो फिर आप एक बेहतरीन एडवेंचर, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म देखेंगे। कादिर पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू और मीट यू और टॉक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कादिर पटेल साहब मेरे साथ मौजूद थे जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।